गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी। इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास एक टर्म आया जिसको हमने बोला कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स के केस में दो टर्म आते हैं। एक टर्म आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा टर्म आता है क्रॉस सेक्शन एरिया इन कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर या समटाइम्स मीटर में दी जा सकती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कैपिटल ए या समटाइम्स स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है जेंटलमैन कि आप बात को समझिए कि एक कंडक्टर्स के लिए एक लॉ आया जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मेनली। तो यहाँ ध्यान रखना है जिसको हमने बोला ओम्स लॉ। अब साहब ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि V जो वोल्टेज है, ठीक है ना, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे I जो है वो V अपॉन R होगा। मतलब आप समझ पा रहे हो कि R अगर इंक्रीज करेगा साहब तो जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। R अगर इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मेटालिक कंडक्टर होगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझो बात को कि इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, अगर हम केमिस्ट्री में मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें, क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करिएगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट क्या हो जाएगी मेटालिक कंडक्टर में, कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो R इंक्रीज कर रहा है, तो जो करंट है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इन केस ऑफ सॉल्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या सॉल्यूशन की केस में हम लोगों ने पॉइंट लिखा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो जो I होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। साहब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो आयंस उतने ज़्यादा फर्नेस होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर स्मॉल l और क्रॉस सेक्शन एरिया इन कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडक्टिविटी को हम बात करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट
टर्म है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट है, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। थ्योरी ये कहती है कंडक्टर्स की कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, तो इनका कंबाइंड रिजल्ट क्या देगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो इंटू L अपॉन A। ये फॉर्मूला आया। आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते जाएं कि साहब मान चलो कि एक प्लेट इस तरह से है और एक प्लेट, समझो एक प्लेट ये थिन है, पतली है, और एक प्लेट ये थिक है, मोटी है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज़्यादा होगा साहब? जो मोटी प्लेट होगी उसका एरिया ज़्यादा होगा, और उसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट की इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा होगी, मोटी प्लेट। और ये क्या है? पतली प्लेट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। तो रो को आप क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L हो जाएगा साहब। तो रो की फॉर्मूला ये आया। अब अगर मैं क्या करूं कि इफ़ L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लूं और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो जो रो है वो इज इक्वल्स टू R हो जाता है। मतलब किसी भी कंडक्टर के केस में अगर मैं यूनिट लेंथ को लूं और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लूं, तो जो रेजिस्टेंस है वो रो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए साहब, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर 2 बार है क्योंकि एरिया है, और इंटू सेंटीमीटर बड़ा सिंपल है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट आ गई ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि R की यूनिट क्या है? ओम है। I जो करंट था उसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर थी। जो B है वोल्टेज, उसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है। जो L है उसकी यूनिट क्या लेनी है? या तो सेंटीमीटर लेनी है या मीटर लेनी है। तो रो जो है वो क्या हुआ? रेजिस्टिविटी हुआ या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर मैं किसी सेल की बात करूँ, सेल या जिसको हम बोल सकते हैं कंडक्टर, तो उसकी एक लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर मैं इस तरह से एक कंडक्टर को कंसीडर करूं जिसका लेंथ A हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो ध्यान ये रखना है कि ये दोनों हमेशा, दोनों का रेशियो ऑफ लेंथ स्मॉल l टू क्रॉस सेक्शन
एरिया स्मॉल a is called cell constant for a conductors। किसी भी सेल के लिए या किसी भी कंडक्टर के लिए जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है उसे मैं सेल कांस्टेंट बोलता हूँ। और जो सेल कांस्टेंट होता है, मैंने कहा ना लेंथ और, तो सेल कांस्टेंट को मैं x से डिनोट कर सकता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू होता है L डिवाइड बाई A। कई जगह बुक में इसको G स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। G स्टार इज इक्वल्स टू L अपॉन A लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। ध्यान ये देना है। तो L की यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर थी। और जो A था क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर स्क्वायर थी। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी देखते हैं। x इज इक्वल्स टू L अपॉन A, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स। तो G स्टार या x की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A, या कैपिटल A हो तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू, यहाँ पे मैं G स्टार लिख सकता हूँ। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जेंटलमैन, ध्यान इस बात का भी रखना है कि यदि क्वेश्चन में जो डेटा दिए गए हैं और अगर सेल की बात, देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो सकता है, लेकिन अगर सेल को चेंज नहीं किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट समटाइम चेंज हो सकता है, तो फिर हम सेल कांस्टेंट की वही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि फॉर अ सेल G स्टार रिमेन्स अनचेंज। जो G स्टार होगा वो नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी, कई बार आपके NCERT में भी एक इस तरह का क्वेश्चन दिया है पोटेशियम क्लोराइड टाइप का, मुझे ध्यान है जहाँ तक कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया गया, लेकिन बताया गया कि फॉर सेम सेल, तो आप G स्टार की वैल्यू पहले कैलकुलेट करके और आप उसी को यूज़ करने वाले हो। तो आप देख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू क्या आया? रो इंटू L अपॉन A। R इज इक्वल्स टू क्या आया? रो इंटू G स्टार। तो G स्टार भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि R अपॉन रो से कैलकुलेट कर सकते हैं। R अपॉन रो से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में R रेजिस्टेंस दिया जाता है, रो दिया जाता है, तो G स्टार आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको सेकेंड टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, तो इसलिए रो की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी कि ओम सेंटीमीटर आएगी या ओम मीटर आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको ओम्स लॉ बताया, मैंने आपको
फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड कर सकता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है लेकिन केमिस्ट्री में मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ ऑफ कंडक्टर के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी। मतलब आपको समझ लो कि लेंथ, अगर एक लेंथ ये है तो ये एक लेंथ है और एक ये लेंथ है, अगर ये L1 है और ये L2 है तो यू कैन सी दैट कि L1 इज़ ग्रेटर देन L2। तो आप बोल सकते हैं कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2। कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होने पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन जेंटलमैन इस बात का ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज़ द एनिमी ऑफ द करंट। जो रेजिस्टेंस है वो करंट का शत्रु है, वो उसका अहित करता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगी और करंट कम फ्लो करेगी तो हमें एज अ रिजल्टेंट जो कंडक्टिविटी होगी वो कम मिलेगी। तो ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन पार्ट 3 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तक की चर्चा को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद चर्चा आती है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही हम कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई C। डिनोटेड बाई C। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रेसिप्रोकल मतलब 1/R है ना जेंटलमैन। तो 1/R इज इक्वल्स टू, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1/ओम। तो ये यूनिट हो गई ओम इनवर्स, या यही लिखा रहता है क्वेश्चन में हो, या यही लिखा रहेगा सीमेंस कैपिटल S। ध्यान रखें, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो R इज इक्वल्स टू क्या था जेंटलमैन, रो इंटू L/A। तो अगर मैं यहाँ इसको पुट करूँ तो फॉर्मूला जनरेट होता है C इज इक्वल्स टू 1/R की जगह पुट करूँ रो इंटू L और ये ऊपर चला जाएगा A। तो C इज इक्वल्स टू 1/रो। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, A/L। तो एक ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने जनरेट किया। C इज इक्वल्स टू 1/रो को अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो आई थिंक A/L, L/A को मैंने क्या बोला था, सेल कांस्टेंट। तो ये 1/G* हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू न्यूमेरिकल्स का खेल होता है साहब फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर आपको फॉर्मूले को सही से अरेंज करना आएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं कि फटाक से हमारा आंसर आ जाए और उसको आगे हम जो है कैलकुलेट करके और सही आंसर को टिक कर पाएँ। तो कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स। मेहो या एक साइंटिस्ट हुए सीमेंस, तो सीमेंस के लिए कैपिटल S को डिनोट करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी की, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। सॉल्यूशन में कंडक्टेंस को कितनी कैटेगरी में हम पढ़ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको आप मोलर वाहकता या तुल्यांक वाहकता बोलते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं।
और उसके बाद हम और भी आगे चीज़ें पढ़ेंगे। फ़िलहाल में इसको आप रिवाइज़ करिएगा। हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन।